देखो, आर्टिकल 18, 17, 16, 15, 14, 12, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 तक पढ़ेंगे। या तो देखेंगे 25, 24 तक ही पढ़ेंगे, जैसा कंडीशन बनेगा, क्योंकि लास्ट वाले में आर्टिकल 32 में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है। तो इसी हिसाब से आज हम 1 घंटे की क्लास रहेगा यूट्यूब पे हमारा। ठीक, चलिए। अब इसमें देखिए, आर्टिकल 19 से 22 क्या आता है? आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आप लोग देखिए कि इसको इंग्लिश में भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख देता है देवनागरी में और पूछता है, तो इसको इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे। आपका इंग्लिश में होगा राइट टू फ्रीडम। समझ में आ गया आपको? अब इसमें आप लोग लिखेंगे आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रता। मुझे पता है आप लोग अभिव्यक्ति को नहीं जान पा रहे कि अभिव्यक्ति मतलब है, सही ना? अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन। और समझ में आया? एक्सप्रेशन मतलब समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? आ गया ना? इसके बाद देखिए, देखो, अब इसमें आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के 1 में क्या होगा? भाषण की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो जरा समझो, यानी कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है। आपको संविधान कौन सी स्वतंत्रता देता है कि आपके बोलने पे, आपके एक्सप्रेस करने पे, जैसे मान लीजिए कोई आपके मन में विचार है, जैसे कि मान लीजिए इस कोचिंग का संचालन हमें करना है, तो अगर हम सबके ऊपर ये नियम लगा दे कि नहीं तुमको ये चीज नहीं बोलना है, तो ये कहीं कहीं आपके संविधान में मूल अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं? अगर आपके मन में कोई विचार आया, उस विचार को एक्सप्रेस करना, उस विचार को बताना, अपनी बातों को कहना, इसकी स्वतंत्रता आपको कहाँ मिलती है? आर्टिकल 19 में। ठीक है, देखो, और इस चीज को भी समझो ऐसा क्यों होता है, इसको हम रोकते हुए उसको हम फायदा क्या है? जैसे कि मान लो सपोज करिए कि कोई मंदिर या मकान बन रहा है, अब उससे संबंधित जो प्रस्ताव है सरकार ने दिया, ठीक है, सरकार को यह भी चांस है कि ये गलत तरीके से बनवा रही है या फिर गलत इंटेंशन हो। जैसे अभी सरकार ने कृषि कानून लाया था। क्या लाया था? कृषि कानून आया था नहीं आया था? मान लीजिए कोई कानून ला दे सरकार द्वारा, इस कानून का विरोध करना, विरोध करने के लिए आप स्पीच देंगे, अपनी बात कहेंगे सबको, ठीक है? तो कोई भी
पूर्ण रूप से गलत नहीं होता है, कोई भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। तो जब तक हम अपनी बातें नहीं कहेंगे तो कैसे ये पता चलेगा कि इसमें सत्यता कितनी है, झूठ कितना है। तो ये स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए ना सबको। तो राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 से क्या कहता है, किसी को भी भाषण देने का अधिकार है, किसी को भी अपनी अभिव्यक्त करने का अधिकार है। समझ में आ गया? आपको समझ में आया कंचन जी? ठीक। उसके बाद आर्टिकल 19 का आर्टिकल 19(1) का ख, वो 19(1) का क था जिसमें था भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19(1) का ख, हथियार रहित, यानी कि बिना हथियार के, हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। जैसे कि अपनी बात आपको सरकार से कुछ मनवानी है, कोई बात कहना है, तो आपको यह अधिकार है कि आप इकट्ठा होकर सरकार के पास या फिर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर सम्मेलन के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते। समझ में आया? तो आपको सम्मेलन करने का अधिकार कौन दिया है? आर्टिकल 19 का ख। ठीक है, लेकिन वह सम्मेलन कैसा होना चाहिए? बिना हथियार का और शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पे लिख लीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से। ये थोड़े भी कि आपको सम्मेलन करने का अधिकार मिल गया, बजाय एकदम लूटपाट मचा दे, एकदम गाली गलौज करे, किसी को मार कर नहीं। शांति ढंग से अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सम्मेलन आप कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। वो अधिकार आपको कहाँ है? आर्टिकल 19 के 1 के हाँ। समझ में आ गया? कैसी? नहीं, पुलिस वाले ऐसे नहीं मारते हैं। जब पुलिस वालों को यह लगता है कि यह जो सम्मेलन की भीड़ है वो उग्र हो गई है, या फिर वह लोगों को प्रभावित कर रही, लोक व्यवस्था को खराब कर रही है, तब इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस का मन तुरंत पड़ा है कि वो आप लोग को मारते हुए हर जगह चलेगी। अरे तो भैया, जब जो नैतिक चीजें होगा, जो लीगल कानूनी रूप से होगा, वही ना आप मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कानून का विरोध अगर करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से, बिना हथियार का आप सम्मेलन करिए। अब कोई आप जाकर धरना कर देंगे कि नहीं हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हमारे पास देखो इतना भीड़ है, तो वही मारे जाओगे। कोई अगर कहेगा कि नहीं, हम बीए में इतना नंबर लाने के लिए नहीं, आप इतने नंबर से पास हमको करना है, हमको 20% में पास करो। तो जो नैतिक मांग हो, जो कानूनी तरीके से वाजिब मांग हो, जो समाज कल्याण की बातें हो, वो ठीक लगता है। अनैतिक मांग नहीं ठीक लगता है। जैसे कि मान लीजिए, वो होता कब है, जैसे जो कहते हैं आप लोग की भीड़ सम्मेलन वगैरह पे लाठीचार्ज वगैरह हो जाता है। देखते होंगे कि जातिगत राजनीति होती, जातिगत राजनीति होती। तो जब किसी जाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान में कोई संशोधन जबरदस्ती भीड़ के माध्यम से सरकार पे दबाव करने का प्रयास करे, तो ऐसी स्थिति में, अथवा कोई लोक व्यवस्था को खराब करने के उद्देश्य से राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस प्रकार के जब सम्मेलन होते हैं, तो उस पे शासन जो है लाठीचार्ज वगैरह कराती है या फिर उनको मारती है। समझ में आ गया? आप लोगों को कुछ पूछना है? अभी लाठीचार्ज हुआ था, क्या नाम है? नहीं, देखिए, वो एक शासन की नाकामी है। पीसीएस में वो जो विद्यार्थियों के साथ में वो जो हो रहा है ना, वो तो उसके लिए तो भाई हम भी है। देखो देखो, अगर बात अगर ऐसी है ना कि भाई विद्यार्थियों के हित की बात हो, तो फिर बाहर में जाकर जिम्मेदारी हम भी लड़ेंगे, चले के आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अरे यार देखो, जब आप कलम उठाने से पहले पोस्टर और झंडा उठाएंगे तो इसी तरह लात खाएंगे।
राजनीति डेली करनी चाहिए। कैसी राजनीति करनी चाहिए, मेरी बात सुनिए। हम और आप जब राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो हमारे जाति का है, वो हमारे समुदाय का, वो हमारे वर्ग का है, वो हमारे धर्म का है, ये कहते हैं। हम वोट देंगे जाति के नाम पे, वोट देंगे धर्म के नाम पे, और मांगेंगे नौकरी। ऐसा होगा नहीं। तुम वोट दो नौकरी के नाम पे, तुम वोट दो शिक्षा के नाम पे, तब तुम नौकरी मांगो। तुम तो वोट दिए थे राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर तो बन गया, तब कहाँ तुम लड़ रहे हो। राम मंदिर के नाम पे वोट दिए थे सब लोग ना, हिंदू के नाम पे वोट दिए थे तो हिंदू के नाम पे वोट दिए थे तो हिंदू भैया सक्षम हो रहा है। मंदिर के नाम पे वोट दिए थे तो मंदिर बन रहा है। नौकरी काहे मांग रहे हो। नौकरी के नाम पे यहाँ की जनता वोट नहीं देती है। यहाँ की जनता देती है 5 किलो अनाज, और हिंदू खतरे में उस पे वोट देती है। ये बात जान लीजिए, यही वास्तविकता है। हालांकि ये ऑन द रिकॉर्ड हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, विद्यार्थियों के हित की बात होती है तो आवाज उठा ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आर्टिकल 19(1) का ग संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। हो गया। जो आप लोग एक दल वगैरह बनाते हैं ना, मीटिंग वगैरह करके एक दल बनाते हैं, फला अध्यक्ष रहेंगे, फला मंत्री रहेंगे, फला वो रहेंगे, एक आपस में यूनिटी बनते हैं ना, उसी को कहते हैं संगम या सहकारी समिति। दैट इज क्लियर। उसके बाद हम आते हैं 19(1) का घ संपूर्ण भारत में आबाद रूप से संचरण करने का अधिकार। संचरण करने का अधिकार समझो जरा देख से। यानी कि आपको ये आर्टिकल 19 के घ में क्या कहा है, एक के घ में, कि पूरे संपूर्ण भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, लेकिन लोक व्यवस्था को ध्यान रखें। ये थोड़ी नहीं कि आपको परमिशन दे दिया कि नहीं भारत में कहीं जाकर घूम सकते हो तो जाकर दूसरे खेत का अमृत तोड़ के लाओ, ऐसा भी नहीं करना है। ये थोड़ा लेके जाकर दिखाना चाहोगे, देखो भैया हमारे पास आर्टिकल 19(1) का घ है, हमको कहीं भी जाने का परमिशन है, ऐसा नहीं। लोक व्यवस्था को बना के रखने में ही आप कहीं भी संपूर्ण भारत में आपको आने जाने का अधिकार है। समझा गया। उसके बाद आर्टिकल 19 का अंगा, आर्टिकल 19(1) का अंगा, संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। समझो जरा, यानी कि आपको क्या अधिकार देता है 19 का अंग, कहीं भी आप जाकर भारत में निवास कर सकते हो, कहीं भी आप रह सकते हो, कहीं भी अपना घर बनवा सकते हो। समझ में आया आपको। उसके बाद 19 के 1 के 6 में चलो, देखो 19 के 1 के, सुनो, 19 का जो 1 था, 1 का 4, ठीक है, ये था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक, जो आर्टिकल 31 में भी था, आर्टिकल 19(1) के 4 में भी था, लेकिन ये समाप्त हो गया है। कब हुआ है, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन
सन 1978 में और 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में ये जब संविधान संशोधन किया गया तो इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, कानूनी अधिकार। और इसको किस आर्टिकल में रखा गया? इसको रखा गया आर्टिकल 300 को। समझ आ गया? है आपको 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 सबको आया समझिए? एक बार और बता दो। चलो देखो देखो जरा ध्यान। देखो देखो जब संविधान बनाया गया था तो संविधान जब बनाया गया था तो उस समय मूल अधिकार 7 थे। कितने थे? 7 थे। उसके 7 थे तो उसमें 7 में से इस समय 6 रहे। संपत्ति का अधिकार 2 जगह, एक तो था 19(1) के च में और एक था आर्टिकल 31, आर्टिकल 31। 2 जगह बताए थे आपको, 2 जगह। इन दोनों जगह से इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? 1978 के समय जब विकास की योजनाएं चलाई जा रही थी तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो सरकार लोगों की जमीन नहीं दे पा रही थी रोड नाला हाईवे ओवरब्रिज पुल बनाने के लिए, तो विकास के काम बाधा हो जा रहे थे। न्यायालय के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ रहे थे, मुआवजा देने के बाद भी नहीं लोग दे पा रहे थे। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे कि आपका मूल अधिकार हनन नहीं होगा। और जब मूल अधिकार हनन नहीं होगा तो काम रुकेगा नहीं, आपको कानूनी मुआवजा मिलकर आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी और विकास के कार्य बाधा नहीं। और समझ में आ गया आपको? सबको आगे समझ में? उसके बाद चलेंगे हम 19(1) का 6। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय, पेशा, आजीविका, करने का समझो। आर्टिकल 19(1) का 6 क्या कर रहा है कि आप कोई भी पेशा कर लीजिए। आपको मन है डॉक्टर बनिए, आपको मन है इंजीनियर बनिए, आपको मन है टीचर बनिए, आपको मन है कोई भी बिजनेस व्यापार करिए, ये आपका अधिकार है। समझ में आया आपको? अब आपके मन में आ रहा है कि सर इतना अधिकार मिल गया, अब तो मैं एकदम पावरफुल हो गया, अब मुझे क्यों रोका जाता है? फिर अलग अलग तरीके से अब तो मैं पूरा पावरफुल हूँ, किसी को भी कुछ कह सकता हूँ, सम्मेलन कर सकता हूँ, समिति बना सकता हूँ, ठीक है, निवास भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर क्यों रोका जाता है? तो अब इसके अलावा आगे देखिए, ये इतने अधिकार आपने देख लिए। आगे आप देखेंगे कि इन अधिकारों पे थोड़ा थोड़ा रोक भी लगाया गया, युक्त निबंधन। तो आर्टिकल 19 में 19(1) में क से लेके 6 तक आपने क्या पढ़ा? अधिकार पढ़े। 19(क) में क्या पढ़ा? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(ख) में क्या पढ़ा आप लोगों ने? बताइए। हाँ, हथियार रहित एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार। ग में क्या पढ़ा आप लोगों ने? संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। घ में संपूर्ण भारत में संचरण करने का अधिकार। अंडा में बनाया आप लोगों का कोई भी पूरे संपूर्ण भारत में निवास करने का अधिकार। च में क्या? चाह एक कानूनी अधिकार था जिसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। और आपका 19(6) है, इसलिए 19(6) है आपका कोई भी पेशा या जीविका चुनने का अधिकार। अब 19 में तो 1 में तो आपको क्या अधिकार बताया? 19(2) में अब देखो आर्टिकल 19(2) में, ठीक है, आर्टिकल 19(2) में, आर्टिकल 19(1) के आर्टिकल 19(1) के क पर लगने वाले निबंधन या रोक। समझो कैसे? समझ में आपको आ रहा सबको? नया
जैसे कि जो 19(1) का हमने आपको बताया, 19(1) का क्या क्या था, भाषण एवं अभिव्यक्ति यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार था, उसमें 19(2) में क्या बताया गया कि कैसे उसको रोका जाएगा, कैसे कोई भी कुछ भी नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, वो कहेगा ये तो मेरा अधिकार है, इट इज माई राइट, मैं किसी को भी गाली दे सकता हूँ। तो उसके लिए क्या है, आर्टिकल 19(2) आप भी दिखाएंगे कि देखो भैया अधिकार आपके पास है, लेकिन हर चीज का अधिकार नहीं है। देखो अब किस आधार पर लगेगा भैया, पहला आधार है भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता, भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता, समझो जरा इस चीज को। भारत और अमेरिका की अच्छी दोस्ती है, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए और आप अमेरिका को खूब गाली दें सोशल मीडिया पे जाकर, तो कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी, भारत की संप्रभुता प्रभावित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद किस आधार पर रोक लगा सकते हैं, मानहानि, मानहानि, मानहानि को किसमें लगते हैं, आईपीसी की धारा 499 सॉरी 499 एवं 501, ठीक है। मानहानि, मानहानि कैसे कि जैसे कोई भी व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, गलत कुछ कह दिया है, तो आप उस पर मानहानि का दावा कर सकते हैं कि इसके गाली देने से मेरे सम्मान में क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, इसके बदले में मुझे मुआवजा दिला मिले या फिर इसको दंड मिले, तो इस आधार पर भी उसको रोका जा सकता है। समझ में आया कि नहीं। तो आप लोग के मन में अगर किसी को गाली देने का विचार हो तो उसको त्याग दीजिए, ठीक है। उसके बाद दे चुके हो, ऐसा नहीं करते। उसके बाद देखो लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था मान लो समाज में सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आपको रोका जा सकता है। जैसे कि मान लो अभी हाल ही में कहीं दंगा हुआ हो हिंदू मुसलमान को का लेकर, देखो कभी कभी नहीं आपको रोका जाता है कि इस एरिया में जाकर ये नारा नहीं लगाना, ये शब्द नहीं बोलना है, हालांकि आप जो शब्द बोलते हो गलत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है सरकार को उस व्यवस्था को। जैसे कि मान लीजिए हिंदू मुसलमान में दंगा हो गया और आप मस्जिद के सामने जाकर कहें जय श्री राम, तो जय श्री राम तो ईश्वर का नाम है, वो कहाँ से कुछ गलत नाम है, लेकिन उससे अगर दंगा प्रभावित हो सकता है तो उसको रोका जा सकता है कि नहीं, लोक व्यवस्था के नाम पे। तो ये भी है चीजें। अब वो क्या चीज, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। अब उसके बाद लोक व्यवस्था के अलावा विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, इसका मतलब जरा समझो। मान लो बांग्लादेश से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, नेपाल से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, जैसे कि समझ लो अगर कोई व्यक्ति नेपालियों को भद्दी भद्दी गाली दे, गलत गलत कमेंट करे, तो हमारा और नेपाल से रिश्ता प्रभावित होगा कि नहीं होगा, तो इस आधार पे भी आपको रोका जा सकता है। इसके अलावा अपराध एवं उद्दीपन, अपराध एवं उद्दीपन, उद्दीपन मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। इसका मतलब यह है कि कोई भी अपराध करने के लिए मोटिवेट कर देना, भड़का देना। जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आपके साथ अभी किसी कालक्रम में जो दलित है, जो वंचित है, उनके साथ कोई भेदभाव हुआ होगा, किसी ब्राह्मण वर्ग ने किया होगा, कभी तो इतिहास की बातें हैं। अभी मान लो कोई आपको क्या मोटिवेट करे कि नहीं उसको मार दो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसा ही होता है ना। मुसलमानों को अक्सर मौलाना लोग भड़काते रहते हैं, नहीं भड़काते रहते हैं,
और धर्मगुरु हिंदुओं को भड़काते रहते हैं कि जाओ अपने हाथों में तलवार लेकर आओ, इसको मार दो, इसको पीट दो, ये हत्या करो, वो हत्या करो, ये कहते हैं। तो जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है तो अपराध एवं उद्दीपन को बढ़ाने के लिए आपको आर्टिकल 19(1) के को रोका जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? आगे चले। आप देखो आपका आर्टिकल 19 का 3 आपके 19(1) के ख पर लगने वाला प्रतिबंध निर्बंधन, लगने वाला निर्बंधन, समझो आर्टिकल 19 का आपका 19 का 1 ख क्या है? हथियार रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करना। अब उसको कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? उसमें प्रतिबंधित किया जा सकता है 2 आधार पर। पहला कि भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा तथा भारत का लोक व्यवस्था समझो जरा ध्यान से। जैसे कि अभी आप कोई सम्मेलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं और आपकी भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो जा रही है कि पूरा डीएवी से लेकर सिवनी तक पूरा जाम कर दे, पूरी लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए, तो इस आधार पे भी पुलिस कार्रवाई करके आपको हटा सकता है कि लोग प्रभावित न हो आपसे। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद मान लीजिए आपने धरना दे दिया, जैसे कि आपने धरना दे दिया और उसके बाद धरना देकर आप चले गए रेलवे पे, अब धमकी देने लगे कि या तो हमारी बात मानो नहीं तो फोड़ देंगे कुल शीशा। तो जब भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की बात होगी तो इस प्रकार के शांतिपूर्ण ढंग सम्मेलनों को भी और हथियार रहित सम्मेलनों को भी सरकार हटा सकती है, या फिर संविधान उसको रद्द कर सकता है इन सब अधिकारों। समझ में आ गया? उसके बाद हम चलेंगे अगले लाइन में। आर्टिकल 19 का 4 किस पे रोक लगाता है? ये आर्टिकल 19 के 2 पे, 1 के 2 पर लगने वाला निर्बंधन। देखिए आपका आर्टिकल 19(1) का ग क्या है? संगम या समिति बनाने का अधिकार। संगम या समिति, देखो जरा ध्यान दो, संगम या समिति बनाने का अधिकार है ना। अब इसको भी आर्टिकल 19(4) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। किस आधार पे? कौन सा आधार होना चाहिए? आधार होना चाहिए सदाचार, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता। समझो जरा ध्यान से। अभी इसमें 19(1) के ग में आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डी आपके 19 का सी आएगा, 19(1) का सी है इसमें ग। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप गए, आप एक टीम बना रहे, कौन सा टीम? कि सभी लोग आतंकवादी रहेंगे, हम लोग एक आतंकवादी संगठन था ना, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कहा कि आजमगढ़ चोर समिति, आजमगढ़ गुंडा समिति। बात समझो इस चीज को। आपने अपराधियों का अलग से संगठन बना लिया, चोरों का अलग से संगठन बना लिया, तो आप कहेंगे संयुक्त मेरा अधिकार है, हम संगठन बना सकते समिति? नहीं। जब सदाचार की बात हुई कि आप जो संगठन समिति बना रहे हो उसमें लोक कल्याण की भावना होना चाहिए ना, समाज के कल्याण की भावना होनी चाहिए। थोड़ी ना कि गुंडों का आप अलग से कमेटी बना रहे हैं कि नहीं हमारा ये अधिकार है समिति बनाने का। हालांकि एक बार बता दे, ये जब कहने की बात है, सब नेता तो संगठन में चोरे हैं, तो ये सब बातें अलग है। सब नेताओं का संगठन बन चुका है पहले से, और सब चोर है एक जेड, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई, चाहे अखिलेश हो,
सब चोर है, सब चोर है। आगे चलते हम लोग। 19 1 का 5, ठीक है। और यह जो आपका लगता है 19 घ 19 के 1 के घ और अंगा पे, ठीक है। ये रोक लगता है, निर्बंधन लगा था। 19 का 1 क्या है, जरा समझो। 19 1 का घ क्या है? 19 1 का घ है कि कहीं भी आप भारत में संपूर्ण आचरण, सॉरी, घूमने का आपको अधिकार है, संचरण करने का अधिकार है। 19 का 1 का अंगा क्या है? कहीं भी निवास करने का। अभी आप यह बताओ, अगर आप किसी जनजाति क्षेत्र में जाएंगे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन सब क्षेत्रों में जाएंगे, तो उनकी संस्कृति को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसको रोकने के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा धारा, 370 जम्मू कश्मीर से धारा हटा, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर घूम सकता है, रह सकता है, कर सकता है। लेकिन आपको नहीं पता कि जैसे जम्मू कश्मीर में 370 लोगों के साथ भेदभाव करता था भारत की संपूर्ण जनता के साथ, उसी तरीके से एक है आर्टिकल अनुच्छेद 371, 371 धारा, सॉरी, धारा 371, धारा 371 अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब जगहों पे लागू है। उन क्षेत्रों में बिना आप डीएम के परमिशन से, बिना आप वहां के स्थानीय प्रशासन के परमिशन से उस क्षेत्र में आप ना निवास कर सकते हैं, ना घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी की संस्कृति प्रभावित न हो, यह आपको संपूर्ण भारत में जाने से रोका जा सकता है। दैट इज क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? जाना होता, आपको एक लिखित वो देना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, एक लिखित परमिशन तो मिल जाता है सामान्य। हाँ, मारे और इनके, हाँ, जब उनको लगे कि यहाँ की व्यवस्था आपके थोड़ा सा आपके आने से डिस्टर्ब हो सकता है, नहीं दे सकते हो। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते हैं ना कि, अच्छा हाँ, हम आपको बता देते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई दंगा होता है और कोई नेता वहां जाना चाहता है तो पहले से डीएम रोक देता, नहीं तुम नहीं आ सकते हो। कौन सा आर्टिकल? इसी आधार पे जनता के हित की बात, जैसे कि मान लो सपोज करो हिंदू मुसलमान में दंगा और कोई हिंदू मारा गया, समझ में नहीं? योगी जी, वो योगी जी कहे चलो हम पहले फरियादेंगे, पहले समझेंगे उन लोग से, जनता से मिलेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे। तो वहां का डीएम क्या करेगा? रोक देगा। भैया तुम बताओ, अब पावरफुल कौन है? सीएम योगी जी है कि डीएम है? कौन पावरफुल है? सीएम है वहां पे, लेकिन रोकने का अधिकार किसके पास है? डीएम के पास है, तो रोक देगा। किस आधार पर रोकेगा? इसी आधार पर। देखो भैया, जनता का अभी तुम जाकर भड़काऊ भाषण दे दोगे, झूठा दंगा पड़ जाएगा, इसलिए तुम उधर ही रहोगे। हो सकता है कि नहीं होता है? इसीलिए उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 19 का 6। ये किस पे होता है? ये आर्टिकल 19 1 के 6 पर लगने वाला निबंधन, लगने वाला निबंधन। इसमें आधार क्या बनाया जा सकता है? योग्यता बनाया जा सकता है आधार, ठीक है। योग्यता के अलावा लोक व्यवस्था, ठीक है। लोक व्यवस्था के अलावा स्वास्थ्य, समझो। जैसे आर्टिकल 19 1 का 6 हमने आपको पढ़ाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वृत्ति या पेशा चुनने का अधिकार रखता है, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन आप स्वतः बताइए कि अगर आप यह कहें कि देखो भैया आप डॉक्टर बनेंगे, अब छुरा अब वो लेकर घूम रहे हैं आप हर जगह कि लाओ हम ऑपरेशन कर ही देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर पकड़ के आपको जेल में बंद कर दे दे। भैया पहले डिग्री तो ले एमबीबीएस की, तब तो डॉक्टर बनोगे, तो योग्यता आपको बाधा बन सकता है। अब मान लो आपको फिर कहे कि नहीं, हम ऐसा है कि हम अफीम की खेती करेंगे, संविधान में लिखा है कि हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, तो अफीम की खेती अगर वो करेगा तो लोगों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो योग्यता के आधार पर रोका जा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पर रोका जा सकता है कोई भी पेशा। अब जैसे कि मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति कहे भाई हमें अधिकार है, हम जुआ खेलेंगे, खिलवाएंगे, लाओ भाई चौराहे पे पत्ते फेंटो,
कह सकता ही नहीं, कैसे हमारे सब दिखाया, हमारा संविधान दिखाया है 19 का एक का 6 कि हमारा अधिकार है, लेकिन तुरंत भी वही दरोगा आपको दिखाएगा, ये देखो भैया 19 का 6, इसमें देखो रोका जा सकता है। तो अधिकार आपको मिला है आपके सकारात्मक विकास के लिए, कि जनता जो यहाँ के लोग हैं अपने ऊपर सकारात्मक विकास करें, और जब वो उसमें नकारात्मकता कुछ आती है तो सरकार या संविधान या फिर न्यायालय इस प्रकार से आर्टिकलों के माध्यम से प्रतिबंधित कर देता है। समझ में आ गया? तो आपका आर्टिकल 19 पूरी तरीके से समाप्त हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण। देखो भैया एक बार जरा समझो, इसमें देखो 3 आते, समझते चलो। कंचन जी क्या हुआ? देखो अब देखो आर्टिकल 20 में 3 आता है। पहला क्या आता है? आर्टिकल 20 का ए, भूतलक्षी दंडों से संरक्षण। दूसरा क्या आता है? दोहरे दंड से संरक्षण। और 20 का 3 आता है अपने ही विरुद्ध गवाही से संरक्षण। अपने ही विरुद्ध गवाही से संरक्षण। समझो जरा ध्यान से। अब इसका यह मतलब है भूतलक्षी दंडों से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई काम किया, कोई अपराध किया, उस अपराध से संबंधित चर्चाएं या बातें संविधान में नहीं है तो वो कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि जो चीज आज अपराध की सूची में शामिल है, अगर उस प्रकार के कर्म आप कर रहे हैं तभी अपराध माना जाएगा। कोई कानून बनाकर इसको अपराध घोषित नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, अगर कोई नियम नहीं है, अगर कोई लिखित संविधान कानून में नहीं है कि दाएं बाएं साइड से जाने पे 2 महीने का कारावास होगा, अगर नहीं लिखित है और आपने चल गए और सरकार आपके विरुद्ध है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत नियम बनाकर आपको सजा दे देगी। नहीं, अगर वो नियम भी कोई बनाती है कि दाहिने साइड से चले जाने पे आपको दंड मिलेगा, तो वो नियम कब लागू होगा? जिस दिन वो कंप्लीट होगा। और जब आप कंप्लीट होगा तब तो आपने अपराध किया नहीं, कर्म वो तो आपने उसके पहले किया है। तो वो क्या है, कोई भी कानून बनाकर उसको पास्ट से लागू नहीं किया जा सकता। यानी जो कानून बनाया जाएगा, जिस समय बनाया जाएगा, उसी समय से लागू होगा। समझ में आ गया? आर्टिकल 20 का 1। उसके बाद दोहरे दंड से संरक्षण। यानी कि आप कोई अगर गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो उसकी सजा सिर्फ एक बार मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भड़काऊ भाषण दे दिया, आप उस भड़काई भाषण से कुछ लोग आपके ऊपर FIR मऊ में करा दिए, कुछ लोग बलिया में करा दिए, कुछ लोग मुरादाबाद, कुछ लोग गाजीपुर में। होता है ना, कुछ लोग नेताओं को भड़काऊ से भाषण दे देता है, तो कैसे हमारे नेता को किसी ने गाली दिया, कैसे हमारे धर्म को गाली दिया, तो इस प्रकार से 3-4 जगह FIR हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं में सिर्फ आपको एक अपराध का एक ही बार दंड मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने व्यक्ति को कोई हत्या कर दिया, अब हत्या करने पर उसको 14 वर्ष का कारावास हुआ, तो ऐसा नहीं कि 14 वर्ष का कारावास काटने के बाद पुनः उसको कारावास नहीं मिलेगा। नहीं,
एक दंड का एक ही बार सजा मिलेगा, उसको दोहरी दंड नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? नहीं मार सकती, कुछ नहीं। कोर्ट में जो आपको सजा दिया वही मान्य है, दोबारा उससे संबंधित कोई सजा नहीं मिलेगा। अरे हत्या करने का अपराध नहीं है तुम्हारा, ऐसा है कुछ है। देखो, यदि आपने कोई अपराध कर दिया तो उसका सजा न्यायालय देगा। कब? जब आपकी अपराध सिद्ध हो जाए। अब जब आप सजा उसका ले लेंगे तो फिर उसके बदले में, जैसे कि मान लीजिए ए ने कोई घटना किया, ठीक है, ए ने कोई घटना किया तो ए बी जगह पर भी उसका एफआईआर हुआ, बीसी थाने पे भी एफआईआर हुआ, एक्स थाने पर भी एफआईआर हुआ, वाई थाने पे भी एफआईआर हुआ, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि इस पे भी इसको सजा मिलेगा, इस पे भी सजा मिलेगा, नहीं, एक ही जगह सजा मिलेगा, एक जगह सजा मिलने पर हर जगह खत्म। समझ में आया? दो तुम मर्डर करोगे तो दो मर्डर तरीके से तुमको सजा मिलेगा, लेकिन एक ही बार मिलेगा। तो ये सब तुम्हारा करने पड़ा नहीं रहे जी, तुम ये सब पूछ रहे हो। चलो, उसके बाद अपने ही विरुद्ध गवाही करने का अधिकार। देखो, एक बहुत सटीक तरीका तुमको बता रहा है। अगर कभी पुलिस तुमको पकड़ लिया और कहा कि तुम स्वीकार करो कि तुमने हत्या किया है वरना तुम्हें मारेंगे, या फिर तुम स्वीकार करो कि तुमने ये काम अपराध किया है, तो बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना। क्या करना है? बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना। क्यों करना है? क्योंकि न्यायालय में आपको संविधान में संरक्षण दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं कर सकता। यानी कि समझो, अगर हमने तुमको धमकी दिया कि जाकर थाने में तुम कबूलो कि तुमने वो हत्या किया है वरना तुमको हम मारेंगे, तुम डर के जाकर कहने का कह सकते हो? नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं कर सकता है, ये कानून में दिया गया है, वो मान्य ही नहीं होगा। तो अगर पुलिस आपको मारती है, कभी पीटती है कि तुम ये मानो, तो तुरंत मान लेना हाँ भी आपने किया है। जब कोर्ट में तुम जाना, तुम सीधा कह देना कि देखो भैया, पुलिस साहब हमको जबरदस्ती मार कर कमाए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी कि तुम ऐसा क्यों किसी को परेशान कर रहे हो। मौके में तो बच जाओगे, मौके में तो कहोगे साल से काम नहीं करेंगे, जाओ। और उससे तो पहले तो वो पूछेगा वहीं पे 10 लाठी, और वो तो बात रहेगी, मौके में तो लोग मरा जाओगे कि नहीं मरा जाओगे। तो इसीलिए इस समस्या से बचना है सबसे बढ़िया। कभी पुलिस पकड़े और कहे कि कबूल करो तुमने अपराध किया, हाँ हाँ हमने किया, तुरंत कबूल एकदम, बिना कोई सोच संकोच के, क्योंकि मौके में तो मार खाने से बच जाओगे। तो क्या करता है आर्टिकल 20 का 1 क्या कहता है? भूतरक्षित दंड संरक्षण। आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है? दोहरे दंड संरक्षण। और आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? अपने ही विरुद्ध गवाही का संरक्षण। समझ आ गया? अब आगे चलते हम लोग। आगे है आपका आर्टिकल 21। आप तो नहीं लिख रहे, टेंशन की सर लिख रही नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको और शॉर्ट में लिखो, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब कि आपके जीवन को कोई आपसे छीन नहीं सकता है जब तक न्यायपालिका द्वारा, कानून विधि द्वारा आपको कि जीवन को समाप्ति करने का निर्णय पास किया गया हो, तब तक आपके जीवन को आपसे छीनने का अधिकार नहीं। समझ में आया? यानी कि जो सरकार आपका इनकाउंटर कराती रहती है ना, वो किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। समझ में आया? यानी कि कोई भी शासन अनैतिक तरीके से कभी भी किसी के जीवन का अधिकार नहीं छीन सकता, और ना कोई व्यक्ति छीन सकता। समझ में आया? और वो भी जीवन जीने के अधिकार में। कैसा जीवन जीना? सम्मान एवं गरिमा के साथ। सम्मान एवं गरिमा के साथ। ये थोड़े ना कि जीवन जीने का अधिकार है तो उसको जीवन भर गाली देते हैं, नहीं।
आप इज्जत के साथ उसको गाली देने देंगे, सॉरी इज्जत के साथ उसको आप जीने देंगे, गाली उसको नहीं देंगे। समझ रहे हैं? इस प्रकार से आपको अधिकार मिला है। अब देखो समझो इस चीज को। काउंटर के जब करते हैं तो कानून का अपराध किया होता है करते हैं। देखो एक बार बता दे, सुनो जरा ध्यान से समझो। इनकाउंटर नाम की व्यवस्था हमारे संविधान कानून में है ही नहीं, कहीं नहीं। फांसी की व्यवस्था है, न्यायपालिका द्वारा है, लेकिन जो इनकाउंटर वगैरह होता है, असल में इनकाउंटर में कभी भी आप लोग देखेंगे इनकाउंटर का वीडियो, तो क्या कहते हैं, मुठभेड़ में मारा गया, मुठभेड़ में मारा गया। यानी कि मुठभेड़ मतलब कि हम उसको दबोचने गए थे, पकड़ने गए थे, और उसने हम पे हमला किया और बदले में हमने कार्रवाई में उसको मार दिया। अक्सर आप देखते होंगे कि जो इनकाउंटर के वीडियो आप देखते होंगे कि हाथ में कच्चा पिस्टल दिखा देते हैं। अब वो कट्टा पिस्टल 99% पुलिस वाले ही उनके हाथ में रखते हैं, ये साबित करने के लिए कि उसने हम पे हमला किया। वास्तविकता यही है कि उसको मारा गया, लेकिन कानून में कहीं भी इनकाउंटर को परिभाषित नहीं किया। फांसी या मृत्यु दंड परिभाषित है, लेकिन वो कैसे, किसी अपराध के बाद जो विवेचना करके न्यायपालिका द्वारा जब निर्णय दिया जाता है और न्यायपालिका द्वारा विधि के अनुसार जब फैसला सुनाया जाता है मृत्यु दंड, तब उससे उसका आर्टिकल 21 छीना जा सकता है। उसके पहले किसी के जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। इसी के अंतर्गत आपको शादी करने का भी अधिकार आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर वाले आपका जबरदस्ती शादी कराएंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, मैं अपनी शादी करूंगा मेरी मर्जी से, ठीक है। कोई फांसी लगवाने टाइम में लग गया तो इसमें हटाने का भी अधिकार है। हाँ जब अपराध गलत साबित होगा तब हट जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो शादी करने का अधिकार किसमें आता है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। जो समाज में तमाम तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब प्रवृत्तियां चलती है, वो किसमें आता है, आर्टिकल 21 में। अपनी मर्जी से कोई भी जीवन जिए, जैसे चाहे वैसे जिए, उसकी फ्रीडम है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? नहीं, लोक व्यवस्था फ्रीडम करेगा। चलो हम आपको बता दें, आर्टिकल 21 आपको ये फ्रीडम देता है, कहीं भी आप घूम सकते हैं, किसी के साथ आप रिलेशन में आ सकते हैं, कहीं किसी के साथ आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अब इसमें आर्टिकल 21 में एक चीज और समझ जाइए। आर्टिकल 21 में एक आता है आर्टिकल 21 का क, आर्टिकल 21 का क, ये आपको आता है शिक्षा का अधिकार। क्या देता है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ये आपका शिक्षा का अधिकार मतलब आपको 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को राज्य, राज्य मतलब कौन, सरकार, राज्य या सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आप लोग जो देखते होंगे कि प्राइवेट स्कूलों में भी सरकार के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, होता है ना आजकल। किस व्यवस्था के तहत है वो, आर्टिकल 21 को। और इसको कब लाया गया था, सन 2002 में, सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में लाया गया। इसीलिए आप देखेंगे सन 2002 के बाद ही तमाम तरीके के शिक्षा व्यवस्थाओं में मिड डे मील हो गया। मिड डे मील सुने ना, मिड डे मील योजना हो गया, और ये कोई सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस प्रकार से स्कूल चलो अभियान सुने कि नहीं आप लोग, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान,
ये सब कब आया? सन 2002 के बाद आया। कब आया? जब 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछता है कि शिक्षा का अधिकार किसने है? तो शिक्षा का अधिकार दो में है, हम बता दें कैसे। शिक्षा का अधिकार एक 21 क में है, एक आर्टिकल 45 में। वो आर्टिकल 45 हम अभी आप लोग को आगे पढ़ाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो लेकिन इसमें आप समझ जाइए कि आर्टिकल 21 का जो है शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। दैट इज क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, अच्छा एक चीज और समझ जाइए, हम आपको बताना भूल गए। देखिए, यानी कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई जीने का अधिकार से नहीं छीन सकता है। यदि उसके अधिकार को छीन रहा है तो कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई होता है ना। ऐसा ही हमने आपको बताया ना। अब देखो, आर्टिकल 21 के तहत जो है गंगा यमुना को भी, गंगा यमुना क्या है? नदी है। इन नदी को भी आर्टिकल 21 का अधिकार मिला है। नदी है ना, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको भी दंड मिलेगा। इसके अलावा एक अधिकार और लोगों को, एक अधिकार और भी है, हम आपको बता दें। हालांकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि किसी भी गांव वगैरह में शिव जी की प्रतिमा आपको दिखेगा, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा दिखेगा, गांधी जी की प्रतिमा दिखेगा। तो इस प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं भीमराव अंबेडकर की, उनको भी आर्टिकल 21 है। अगर भीमराव अंबेडकर की कोई प्रतिमा को खंडित कर देता है, तोड़ देता है, और उसको अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर पता कैसी कार्रवाई होगी? जिस प्रकार एक व्यक्ति की हत्या करने पे आजीवन या 14 वर्ष या फिर 7 वर्ष या 5 वर्ष जो भी न्यायालय दंडित करे उस सजा मिलती है, ठीक उसी प्रकार से भी सजा उनको मिलता है जो इस प्रकार की प्रतिमाओं को खंडित करते हैं। समझ में आया? दैट इज क्लियर? यानी कि आप लोग कभी भी, आपको कभी कोई उकसाए, कभी कोई प्रमोट करे, कभी कुछ जबरदस्ती लालच दे, तो कभी भी किसी प्रतिमा को आप खंडित नहीं करेंगे। और खासकर तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तो गलती से, जिंदगी नरक बन जाएगा। ठीक है, ये भी करना है। जो लोग मंदिरों में जाके मूर्तियों को खंडित करते हैं, ये सब अपराध है, कानूनी रूप से अपराध है, एक मृत्यु दंड के बराबर ये सजा है। तो कभी भी आप किसी को उकसाने पे कार्य मत करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो 22(1) में, आर्टिकल 22(1) में यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो पहला क्या है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। आज भी आप देखते होंगे, जरा ध्यान दीजिए, आज भी आप देखते होंगे कि पुलिस व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि गरीब और दलित वर्ग के लोगों को, गरीब और दलित वर्ग के लोगों को अनावश्यक फर्जी मुकदमे, फर्जी FIR
फर्जी धाराओं के चक्कर में पैसे कमाने के लालच और उद्देश्य से रात रात भर थाने में बैठाए रहते हैं, उनको परेशान करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यह विकल्प है कि यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपके सामने यह अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें। और मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रस्तुत किया जाएगा आपको, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस प्रकार के अपराध में संलिप्त थे। तो आप अपनी सफाई में अपनी बात कह सकते हैं कि ये मजिस्ट्रेट साहब ये जबरदस्ती हमको उठा कर लेकर आए हैं, इस प्रकार से। तो मजिस्ट्रेट न्याय करेगा ना। तो चौक आपके सामने क्या अधिकार है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो। दूसरा अधिकार क्या है कि आपको अपनी रुचि के वकील करने का अधिकार है। रुचि के वकील करने का अधिकार है। ठीक है, अपने घर या रिश्तेदारों को सूचना देने का अधिकार है। अपने घर या रिश्तेदारों को सूचना देने का अधिकार है। इसमें और आगे लिखेंगे आप लोग, अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। यानी कि कोई पुलिस आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आपको यह अधिकार है आर्टिकल 22 कॉर्डन के तहत कि सर्वप्रथम आप उससे पूछेंगे कि मुझे किस अपराध के तहत या फिर किस प्रकरण पे मुझे गिरफ्तार किया है। दैट इज क्लियर। उसके बाद महिलाएं जरा ध्यान देंगी, लड़कियां ये समझ लो आप लोगों के लिए कुछ अधिकार है। लड़कियां जान ली, लड़कियों के लिए कुछ अधिकार। ध्यान दे, पहली चीज कि लड़की की गिरफ्तारी सिर्फ लड़की करेगी। क्या होगा? लेडीज पुलिस। तो अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो आप फर्स्ट क्या कहेंगे कि लेडीज पुलिस को बुलाओ। यानी कि महिला पुलिस गिरफ्तार करेगी, महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। ठीक है। दूसरा कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह अधिकार है। यह अधिकार कब खत्म होगा आपका? जब कोई लड़की जो है बहुत ही जघन्य अपराध में शामिल हो, वो पेशेवर अपराधी हो, तब ऐसा उसको अधिकार नहीं मिलेगा। समझ में आया? दैट इज क्लियर। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं। अब देखो, गिरफ्तारी दो तरीके से होती है। एक होता है निवारक, एक होता है दंडनात्मक। निवारक में समझो, निवारक में और दंडनात्मक में समझो। जैसे किसी ने कोई हत्या किया, चोरी किया, तो बदले में क्या है कि उसको अपराध घोषित हुआ तो न्यायालय द्वारा उसको जो सजा दी गई उसके तहत दंडात्मक हो जाएगा। समझ आ गया? निवारक में जैसे कोई पेशेवर अपराधी है, अब मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग गांव टोले मोहल्ले में देखे होंगे कि जो पेशेवर अपराधी है उसको चुनाव से पहले नोटिस आ जाएगा, देखो भैया तुम शांति बनाए व्यवस्था रखे रहना, या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये क्या है कि कोई अपराध घटित होने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जैसे हम लोग के मोहल्ले में एक है ना जी, वो दया निषाद, हम लोग के मोहल्ले में, हाँ, उसकी आप देखेंगे कि चुनाव में या फिर कोई ऐसे कार्यक्रम में पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो सरकार जो पुलिस जो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है हर क्षेत्र में, किस लिए? कि ये लोग अपराध को बढ़ावा ना दे किसी कार्यक्रम में, इसीलिए इनको निवारक के तहत इनको पहले से गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन 2 महीने ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समझ में आया आर्टिकल 22 आपको? अब चलेंगे हम लोग आर्टिकल 23 से 24। क्या है आर्टिकल 23 से 24? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? तो आर्टिकल 23 समझिए आप। आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 और 24 लिख लीजिए कहीं में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें आप जरा ध्यान देंगे, देखो इसमें यह कहा गया है आर्टिकल 23(1) में, आर्टिकल 23(1) में क्या कहा गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। मानव दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, समझो जरा ध्यान दो। पहले के समय में दास बनाकर लोगों को बेच दिया जाता था, गुलाम बनाकर, समझ रहे कि नहीं। आज भी आप लोग देखते हैं कि छोटे बच्चों को किडनैप कर, ठीक है, चुरा कर लोग वैश्यावृत्ति जैसे गंदे कामों में लगा देते हैं, बड़े बड़े डांस बारों में नचवाते हैं, होता है ना ऐसा। उसके बाद जबरदस्ती मिल में, कानून में छोटी बिरादरी को ले जाकर जबरदस्ती मार पीट के उनको काम कराया जाता है। तो ये किस में आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, यानी कि मानव को एक वस्तु की तरह खरीद और बिक्री का नहीं समझा जाएगा, इसमें वो रोक लगाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद 23(1) में यह कहा गया, 23(2) में यह कहा गया कि सरकार या राज्य किसी भी व्यक्ति पे जबरदस्ती कोई कार्य नहीं थोप सकता। लेकिन ये सब कहने कहाने की बात है। आप यह बताइए, बुरा मत मानिएगा, इस पूरे सोसाइटी में नाला कौन सी बिरादरी साफ करता है? दलित वंश के आते हैं, यही ना है, इसके शेड्यूल के आते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जबरदस्ती कभी कभी सरकार, राज्य किसी एक विशेष वर्ग को कहता है कि तुम ये काम करो, तो ये आपके मूल अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं है? तो आर्टिकल 23(2) में यही कहा गया है कि सरकार जो है कभी भी जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई कार्य आरोपित नहीं कर सकती। लेकिन देश की सुरक्षा की बात हो, देश की संप्रभुता और एकता की बात है, तो आर्टिकल 35 के माध्यम से सरकार कानून बनाकर इस प्रकार के कार्य को भी आरोपित कर सकती है। जैसे अगर मान लीजिए देश में युद्ध हो जाए, तो आपको भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है भैया, देश में युद्ध हो गया, सारी व्यवस्थाएं त्रस्त है, हमारे पास लड़ने के लिए आदमी कम है, तो हम सेना को लड़ने के लिए भेज रहे हैं, आप लोग व्यवस्था को संभालिए, ट्रैफिक को आप संभाल ही सकते हैं, भीड़ को आप संभाल ही सकते हैं, ये सब को आप संभाल सकते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि 1971 में जब 1962 में जब हमारे देश का चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय दिल्ली की जनता ने लोक व्यवस्था को संभाला था, वहां पे ट्रैफिकिंग का काम। आरएसएस का नाम सुने आपको? आरएसएस का, आरएसएस ने एक बढ़िया काम यह किया था कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारे हमारे जो देशभक्त थे, बहुत से सैनिक थे, शहीद हो गए थे, उनको खून की जरूरत थी, तो सबसे ज्यादा खून आरएसएस ने लिया था दान करके। सबसे जब यहाँ पे आरएसएस ने खुद कहा था कि भैया देखो, एक काम करो सरकार से कि आप ज्यादा सेना, ज्यादा पुलिस बॉर्डर पे भेजो। अब जो यहाँ पे ट्रैफिक का काम है, तो ट्रैफिक के लिए पुलिस क्यों लगाने, हम है ना उसके लिए, हम लोग ट्रैफिक संभाल लेंगे तो 4-10 दिन। तो ये काम किया था, तो वो तो मान लीजिए अपने स्वेच्छा से किए थे, लेकिन सरकार जो है जबरदस्ती आपसे नहीं करा सकती। लेकिन जब देश की एकता और अखंडता की बात हो, सब प्रभुता की बात हो, तो इस प्रकार से छोटे मोटे काम करा सकती है। यहाँ आपको समझ में आया? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आर्टिकल 24 में ही पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 24 में ही पढ़ेंगे। आर्टिकल 24 में हम पढ़ेंगे कारखानों में बच्चों के नियोजन प्रतिबंध, बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। देखो जरा समझो इस चीज को, यानी कि आर्टिकल 24 में आपको यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति
बच्चों को, नाबालिगों को कंपनी में जबरदस्ती कार्य करने के लिए नहीं कह सकता। समझ में आ गया? इसी अनुच्छेद के तहत जब किसी भी दुकान पे जबरदस्ती कोई कार्य कराता है बच्चों से तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही। लेकिन मंदिर पे, विद्यालय पे, शैक्षणिक संस्थानों पे जो लोग आपस में मिलकर इस प्रकार के कार्य को संचालित करते हैं, साफ सफाई या फिर इस प्रकार के कार्य, तो उसमें ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी जीविका या पेशे के दृष्टिकोण से किसी भी बच्चे को जबरदस्ती किसी कंपनी या फर्म में लगाता है तो यह आर्टिकल 24 क्या करता है? बच्चों के नियोजन पे रोक लगाता है। अब हम आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति थे, इसका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश, इनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने 2014 में एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ। क्या नाम था? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। और इन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से भारत के कम से कम 500 भट्ठों से बच्चों को, जो भट्ठे पे ईटा बनाते थे बच्चे, उनको आजाद करवाया। आजाद कराने के बाद उनको शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूल में नाम लिखवाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं को कैलाश सत्यार्थी के अच्छे काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो समझो ऐसे ऐसे भी दिग्गज, ऐसे ऐसे भी महान व्यक्तित्व तो हमारे देश में रहते। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 19 से 22 पढ़ा, 23 पढ़ा, 24 पढ़ा। तो आज के वीडियो में और आज के क्लासेस में हम लोगों ने इतना पढ़ा। आगे 25 से लेकर 35 तक आगे हम पहले क्लासेस में। तो आप लोग को आज पूरा समझ में आया?